जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डकी भाई की और मिस्टर सरफराज चौधरी की। कुछ साल पहले एक हसास अदारे का ऑफिसर वो मुझे मिला और उसने कहा कि डॉक्टर साहब, अगर यहाँ कोई भी काम हो आपको या आपके दोस्तों को तो आपने हमें बताना है और हम वो काम चुटकियों में करवा देंगे। तो मैं थोड़ा सा हैरान हुआ। तो मैंने कहा कि हमारा ओवरसीज कमीशन जो है ना वो बहुत अच्छा काम करता है, और ये सच भी है कि अगर आप देखें तो आजकल जो प्रॉपर्टीज प्लॉट्स वगैरह के मसाइल पाकिस्तानियों को ज़्यादा हो रहे हैं और ओवरसीज को कम हो रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बहुत ही स्पीडी पैथवे बनाया। ये पिछली गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर अच्छा काम किया था और मौजूदा गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रही है, बिलखुसूस एहसन इकबाल साहब की ज़ेर निगरानी। तो उन्होंने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे काम होते हैं जो आप अगर कानूनी तरीके से करवाएं तो उसको साल लगते हैं और हम वो दिनों में करवा सकते हैं। खैर, मैं ये सुनकर चुप हो गया। तो आस्ता आस्ता मैंने इन चीज़ों को देखा। मैं खुद भी पाकिस्तान में रियल एस्टेट का काम करता हूँ, मेरा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, लेकिन मैं करता हूँ सिर्फ बैरी टाउन और डीएचए में, तो मुझे कभी कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन सुना है कि आजकल बैरी टाउन में भी बंदर बांट चल रही है। तो मेरे बहुत से दोस्त हैं कि जो मिड साइज की कॉलोनीज बनाते हैं और वो कहते हैं कि इस वक्त जो गब्बर सिंह का निज़ाम था कि अगर आप उसको अनाज की 2-3 बोरियां दे देंगे तो आप सुख से रह सकेंगे, तो ये पूरे पाकिस्तान के अंदर ये जो लैंड माफिया है और उसके अंदर अब जो पुलिस या बाकी ये जो डीएमजी है ये तो बहुत पीछे रह गए हैं। ये जो दूसरे अदारे हैं, जो फेडरल अदारे हैं, ये आगे हैं और इन सबको अपना कट चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि जो जनरल फैज हमीद है वो किस इल्ज़ाम में अंदर है, कैपिटल सिटी के हवाले से। और इसी तरह भी आपने देखा है कि जो डकी भाई के साथ क्या हुआ है। अच्छा, ये लोग इसलिए पकड़े गए हैं या चीजें ऊपर के सामने आई कि ये बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर था और जनरल फैज हमीद पूरी की पूरी कैपिटल सिटी को खाना चाहता था, फिर साथ उसमें जुल्म भी किया था, तशद्दुद भी किया था। और यही हाल है सरफराज चौधरी ने जो उसके साथ किया। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो काम इस तरीके से चल रहा है, अगर आपकी पूरी की पूरी जो सोसाइटी नहीं खाना चाह रहे हैं तो आपको सोसाइटी के जो ओनर्स हैं वो बड़े मजे से उसका एक शेयर दे देते हैं, आपको कुछ प्लॉट्स दे देते हैं, जिनके बदले ये जो लोग हैं ये उनके काम करवा देते हैं। सबसे अहम बात काम करवाना नहीं है, वो ये कहते हैं कि ये हमारे रास्ते में रोडे नहीं अटकाते हैं, क्योंकि अगर ये न्यूट्रल भी हो जाए तो हम काम खुद ही करवा लेंगे। यही हाल ये जो FIA है और ये जो बाकी एजेंसीज हैं, ये लोगों को हरास करके उनसे पैसे लेते रहते हैं, लेकिन चूंकि थोड़े थोड़े लेते रहते हैं तो वो लोग भी कहते हैं कि चलो ठीक है, इनको जाने दें। पाकिस्तान के अंदर जो एक बहुत बड़ा पैराडाइम है वो है ताकत का और दौलत का। अगर आप देखें तो हर वो इंसान जो ताकतवर है वो चाहता है उसके पास दौलत हो और ताकत से वो दौलत हासिल करता है। इसी तरह जो दौलतमंद है वो ताकत हासिल करता है। आपने देखे होंगे अपने इलाकों में कितने लोग हैं जो MNA MPs हैं, ये वो लोग हैं कि जो पहले गरीब होते थे, फिर ये बाहर गए या इनका कोई बाहर गया, भाई बाहर गया और ये पैसे कमा कर लेके आए। इसी तरह आपने देखा अभी जो एक सेनेटर है जिसने मौलाना फजल रहमान से 35 करोड़ का टिकट लिया है, क्योंकि उसके पास दौलत थी, अब उसको ताकत चाहिए थी। इसी तरह आप देखते हैं कि दौलतमंद जो हैं वो ताकतवरों से शादियां करते हैं या और वाइस वर्सा। इसीलिए आप देखते हैं कि जितने भी रियल एस्टेट टाइकून हैं, आप देखते हैं जितने भी लोग बड़े बिजनेस में, उन सबके अखबार हैं, उन सबके चैनल्स हैं, क्योंकि उनके पास दौलत थी, अब वो ताकत चाहते हैं। और इसी तरह ये जो बात थी पहले, अगर आप देखें कि हम कहते थे पुलिस रिश्वतखोर है या DMG रिश्वतखोर है या कस्टम रिश्वतखोर है, तो जो इनसे ताकतवर लोग जो इनका भी हिसाब करते हैं, मतलब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, FIA और दूसरे हसास अदारे एस्टेब्लिशमेंट के, उनका तो इसके ऊपर भी कंट्रोल है। क्योंकि अब आप देख रहे हैं जो न्यू लेजिस्लेशन आई थी 26वीं तरमीम, उसके बाद आप देख रहे हैं कि कौन किसको रिपोर्ट करता है। तो जब से ये आई हैं तो जब दीगर अदारे इनसे भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं और उनको इसमें हिस्सा चाहिए। अच्छा, अब एक ये बड़ी मजे की ये लड़ाई चल रही है। जब हम छोटे थे तो हम लड़ाइयाँ देखते थे कि जो इलाके का तहसीलदार होता था वो ज्यादा रिश्वतखोर होता था, या मजिस्ट्रेट या SHO या DSP, तो इनकी लड़ाइयाँ होती थी। और अभी आप देख रहे हैं बड़े अदारों की लड़ाइयाँ हो रही हैं। अभी आप देख रहे हैं कि डकी भाई कैसे बचा, वो कभी ना बच पाता। ये अदारों की आपस में लड़ाई हुई है। एक अदारे ने दूसरे का नाम लिया, दूसरे ने कहा हमें कुछ मिल रहा नहीं है, नाम हमारे क्यों बदनाम हो, उन्होंने उनको पकड़ लिया। और ये चीजें अभी, ये तो एक टेस्ट केस है,
لیکن یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور ایک بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ادارے ایسے ہی تباہ ہوتے ہیں. ایک نفس نفسی کا منظر اس وقت موجود ہے، کیونکہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ نہ ہی کوئی جو عدلیہ ہے مضبوط ہے. اب عدلیہ کو دیکھ لیں، ابھی ایک جج صاحب کو دیکھ لیں، اس کے بیٹا لینڈ کروزر چلا رہا ہے اور انہوں نے 2-2 کروڑ کے آفر کر دیے، وہ جو بچے ہیں ان کو مار دیا ہے. آپ ہائی کورٹ کے جج سے پوچھیں کہ تمہارے بیٹے کے پاس لینڈ کروزر کہاں سے آئی اور تم 1-2 کروڑ کیسے دے سکتے ہو؟ تم اپنی ساری تنخواہیں بھی جمع کر لو زندگی کی، اتنے پیسے نہیں بنتے. تو عدلیہ سب سے کرپٹ ہے. عدلیہ جب کرپٹ ہو، جب انصاف نہ ہو اور جب ادارے اپنی من مانی کریں تو پھر یہ نفسا نفسی ہی ہوتی ہے. وہ یہ نفسا نفسی رہے گی جب تک ان کو لگام نہیں دی جائے گی، جب تک ایک سینٹرل کمانڈ سسٹم نہیں ہوگا، جب تک ایک سینٹرل یونیفائڈ جسٹس سسٹم نہیں ہوگا. اسی طرح ہر بندہ اپنی من مانی کرے گا. ایک سرفراز چودھری پکڑا گیا ہے، ابھی آپ جیسے کہتے ہیں اٹ پٹو، اب کا کوئی نہ کوئی سرفراز چودھری ملے گا، کیونکہ یہ معاشرہ، اس کے اندر یہ جو چیز ہے یہ کینسر کی طرح سرایت کر چکی ہے. امید ہے جو لوگ طاقت رکھتے ہیں، جو باقی شعبوں میں اپنی طاقت آزما رہے ہیں، اگر ان کو سسٹم کی لانگیویٹی چاہیے، اگر ان کو چاہیے کہ ان کا دیر پا حکمرانی رہے، تو ان کو ان سب نیچے والوں کو لگام ڈالنی پڑے گی. اپنا خیال رکھیں. شکریہ.